हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रैप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो एमपीपीएससी फिजिक्स 2024 के पीवाईक्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अभी तक मैंने जितने भी आप लोगों के साथ पीवाईक्यूज शेयर किए हैं, होपफुली आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों ने क्वेश्चंस वो अपने हैंड से अपने हाथ से कर भी लिए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो पहला जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है कि मीजॉन्स आर मेड अप ऑफ, मीसॉन्स जो होते हैं मीसॉन पार्टिकल्स, वो कितने क्वार्क से मिलकर बने होते हैं, ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो मीसॉन्स की अगर मैं बात करूं, मीसॉन्स तो मीसॉन्स होते हैं हेड्रन्स, मीसॉन्स होते हैं हेड्रन्स। हेड्रन्स हालांकि बेरन्स भी होते हैं, तो बेरन जो होते हैं वो भी हेड्रन्स होते हैं। तो मीसॉन की अगर मैं बात करूं तो मीसॉन मिलकर बनता है एक क्वार्क से और एक एंटी क्वार्क से, है ना। एक तो होता है इसके अंदर क्वार्क और एक इसके अंदर है एंटी क्वार्क। एंटी क्वार्क, क्वार्क और एंटी क्वार्क, टोटल जो है टोटल टोटल कितने हो गए? दो हो गए। तो दो क्वार्क जो है इसका आंसर आ गया। वहीं अगर आपसे बेरन का पूछ लिया जाए, बेरन का, तो बेरन जो है वो तीन क्वार्क से मिलकर बना होता है। ठीक है, बेरन का अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो तीन क्वार्क से मिलकर बना होता है। दोनों ही जो मीजोन है चाहे बेरन है, ये क्या होते हैं? ये हेड्रन्स होते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो हेड्रन है उसमें कौन सा इंट्रैक्शन होता है? तो बेरन्स में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है। ठीक है, बेरन में स्ट्रॉन्ग, सॉरी हेड्रन में स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होता है, जबकि लेप्टन में भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है तो लेप्टन में वीक इंट्रैक्शन होता है। फिर यहाँ पर कई बार आपसे पूछा जाता है कि जो डिके होता है मीजॉन्स का वो किसके थ्रू होता है, तो वो वीक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के थ्रू उसका डिके होता है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिलहाल जो ये क्वेश्चन हमें पूछा गया है मीजॉन्स वाला, तो उसमें आप आंसर लगा देंगे टू क्वार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। विच पार्टिकल आर एक्सचेंज इन स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन? तो सबसे पहले दिया है फोटोन। तो फोटोन का जो इंट्रैक्शन होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन। ये जो इंट्रैक्शन है ये कौन सा होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंट्रैक्शन, अगर हम फोटोन की बात करें। फिर ग्रेविटोन की अगर हम बात करें तो ये ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन होता है, ग्रेविटेशनल। तो इस ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन में जो पार्टिकल्स पार्ट लेते हैं उनको हम ग्रेविटेशनल इंट्रैक्शन कहते हैं। फोनोन जो होते हैं वो होते हैं बोसोन्स। फोनोन जो हैं वो बोसोन्स होते हैं। और बोसोन जो हैं वो, उनका जो इंट्रैक्शन होगा वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन तो नहीं होगा, और हमें पूछा है स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। तो ग्लूकोन नहीं है, ग्लूओन है, ग्लूओन और मीजोन्स। तो ग्लूओन्स और मीजोन्स जो हैं उनका जो इंट्रैक्शन होता है वो कौन सा होता है? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। ठीक है, तो यहाँ जो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन। और जबकि मीसोन का जो डिके है मैंने आपको बताया वो किसके थ्रू होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वीक इंट्रैक्शन के थ्रू इसका डिके होता है। ठीक, तो हमारे पास जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो आ जाएगा, कौन सा आंसर? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। हमें पूछा है कि ये जो हमें एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी है, क्या ये पॉसिबल है या नहीं है, फॉरबिडन है या नहीं है। तो पहली इक्वेशन जो है उसमें लिखा है मुओन प्लस, यानी कि एंटी मुओन है ये, और ये एंटी इलेक्ट्रॉन है प्लस गामा। तो यहाँ पर अगर लेप्टॉन नंबर के लिए चेक करो तो इसका लेप्टॉन नंबर आएगा -1, इसका लेप्टॉन नंबर -1। तो यहाँ पर डेल्टा एल बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। फिर अगर आप चेक करो बेरन के लिए, तो बेरन नंबर इसका 0, इसका 0, तो इसका जो बेरन नंबर है वो भी क्या हो गया? 0 हो गया। फिर आप इसका स्पिन चेक करो तो यहाँ स्पिन हाफ आएगा, यहाँ स्पिन हाफ आएगा, और यहाँ स्पिन आएगा इसका 1। तो यहाँ पर स्पिन कंजर्वेशन नहीं हुआ, और स्पिन कंजर्वेशन नहीं हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। तो एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व, एंगुलर मोमेंटम इज नॉट कंजर्व्ड। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा तो इसलिए फॉरबिडन हो जाएगा। तो ये जो है ये रिएक्शन फॉरबिडन हो गई, यानी कि अलाउड नहीं है। दूसरी वाली चेक कर लो, तो दूसरी वाली में लिखा है म्यू माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ई प्लस, ये हो गया ई माइनस और ये हो गया ई प्लस। तो इसका लेप्टॉन चेक करो तो यहाँ आएगा 1, यहाँ पर -1, यहाँ पर 1 और यहाँ पर -1। तो अगर आप इसका लेप्टॉन नंबर चेक करोगे तो लेप्टॉन इज नॉट इक्वल्स टू 0 आ रहा है इसका। तो ये कंजर्व नहीं हुआ, है ना। तो लेप्टॉन ही यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है, तो ये लेप्टॉन नंबर ही अगर कंजर्व नहीं हुआ तो ये जो है कंजर्व नहीं होगी। तो कंजर्व नहीं होगी तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो ये भी फॉरबिडन हो जाएगी, तो ये भी क्या हो जाएगी? फॉरबिडन। तो ये भी फॉरबिडन हो गई, तो फर्स्ट भी इनकरेक्ट, सेकंड भी इनकरेक्ट, तो नन ऑफ दीज आर करेक्ट। तो आंसर हमारे पास कौन सा आ जाएगा? डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू लिक्विड ड्रॉप मॉडल, कंट्रीब्यूशन ऑफ कूलम एनर्जी। तो वॉल्यूम एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम
वॉल्यूम एनर्जी का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम लिखते हैं E इक्वल्स टू ई वॉल्यूम क्या AVA, ये वॉल्यूम एनर्जी हो गया। इसी तरह से सरफेस एनर्जी के लिए हम लिखें सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी में जो कंट्रीब्यूशन है ES प्रोपोर्शनल टू A⁻2/3, ये सरफेस एनर्जी हो गया। कूलम एनर्जी की अगर बात करो, कूलम एनर्जी, तो कूलम एनर्जी EC को हम लिखते हैं किससे, -AC या A3 Z²/A⁻1/3, A⁻1/3, ये स्मॉल a आएगा, ये स्मॉल a, तो ये आएगा स्मॉल a। तो यहाँ इससे कंपेयर कर लो, तो देखो Z² बनना चाहिए, यहाँ बन रहा है, ये तो कट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी कट हो गया। अब हमारे पास ऑप्शन बचा कौन सा, C और A। तो C में लिखा है Z(Z-1/A⁻1/3) और यहाँ लिखा है Z² Z-1, तो ये भी कट हो गया। तो हमारे पास जो कंट्रीब्यूशन आ जाएगा वो किसका आ जाएगा, A का आ जाएगा। तो सही आंसर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, A हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इफ मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल इज डबल्ड, तो रेडियो एक्टिव सैंपल डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट जो है वो मटेरियल के मास से इंडिपेंडेंट होता है, तो इसके लिए आंसर हमारे पास आ जाएगा रिमेन सेम ना, डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल। तो यहाँ आंसर जो आएगा, अगर उसका मास भी डबल कर दिया तो क्या रहेगा, वो सेम रहेगा। नेक्स्ट, क्वार्क कंटेंट ऑफ K+ हेड्रॉन, तो क्वार्क कंटेंट ऑफ K+ हेड्रॉन K+, तो K+ का जो चार्ज है वो कितना होगा, वो होगा 1। तो इसका जब क्वार्क कंटेंट बनाएंगे तो वो बनेगा US, तो एक अप क्वार्क और एक स्ट्रेंज क्वार्क है ना, एक एंटी स्ट्रेंज क्वार्क और एक अप क्वार्क। तो अप क्वार्क का जो चार्ज होगा वो होगा 2/3C और इसका जो चार्ज होगा वो होगा 1/3C। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। तो यहाँ पर जो इसका क्वार्क कंटेंट हो जाएगा वो हो जाएगा US-। विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग टू न्यूक्लियर फोर्स, तो न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स होते हैं, इनकी रेंज बहुत स्मॉल होती है। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन डी, रेंज इज वेरी स्मॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 बार्न, तो 1 बार्न जो है वो बराबर होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। अब एक फेंटोमीटर एक फर्मी बराबर होता है 10⁻- मीटर, तो 1 फर्मी इसका स्क्वायर कर दूं तो ये बन जाएगा 10⁻30 मीटर स्क्वायर। तो 10⁻30 मीटर स्क्वायर अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यदि मैं ऐसा लिख दूं 1 बर्न इक्वल्स टू 100 और इंटू 10⁻30 मीटर स्क्वायर, तो 10⁻30 स्क्वायर को आप लिख सकते हैं फेंटोमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा क्या, यहाँ से ये बन जाएगा 10⁻1 फेंटोमीटर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा 100 फेंटोमीटर, ये बन जाएगा। और इसको इसके इक्विवेलेंट लिख सकते हो, क्योंकि आपको 10⁻30 स्क्वायर को यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये वापस क्या बन रहा है, 10⁻28 बन रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। न्यूट्रॉन डिकेज इनटू अ प्रोटॉन विद द एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का डिके हो रहा है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन जो है इसमें बाहर निकल रहा है, तो +1 आ गया यहाँ पर, तो ये +1 आ गया यहाँ। तो ये वाला जो एमिशन है तो यहाँ पर क्या निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो, ये हो गया एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो न्यूट्रॉन जब प्रोटॉन में चेंज हो रहा है तो इसको हम बोलते हैं बीटा माइनस डिके, इसको बीटा माइनस डिके। वहीं अगर बीटा प्लस डिके हमें पूछा जाता, बीटा प्लस डिके, तो बीटा प्लस डिके में क्या होता है, प्रोटॉन चेंज होता है किसमें, न्यूट्रॉन में। और यहाँ पर प्रोटॉन जब न्यूट्रॉन में चेंज होता तो यहाँ पर बाहर क्या निकलता है, यहाँ पर निकलता E+, और ये क्या आता न्यूट्रिनो, यहाँ पर E- करो, यहाँ पर क्या आएगा E-, तो ये आता न्यूट्रिनो। फिलहाल हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है न्यूट्रॉन डिके हो रहा है प्रोटॉन में, तो इसका 1 से इंक्रीज हो रहा है, प्रोटॉन नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है, तो ये जो डिके है इसमें एंटी न्यूट्रिनो बाहर आएगा। तो हमारे पास सही आंसर इसका क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट अल्फा डिके, तो अल्फा डिके जब होगा, अल्फा डिके, तो अल्फा डिके का मतलब है 2He4, तो जो मास नंबर है वो 4 से डिके हो कम होगा, तो मास नंबर रिड्यूस्ड बाय 4, मास नंबर रिड्यूस बाय 4, जबकि जो एटॉमिक नंबर है वो 2 से रिड्यूस होगा, एटॉमिक नंबर बाय 2, तो एटॉमिक नंबर बाय 2 से रिड्यूस होगा,
और मास नंबर 4 से रिड्यूस होगा, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट, मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस, तो डेल्टा एम की जो वैल्यू है वो दी हुई है 0.0300376, ये डेल्टा एम की वैल्यू दी है। बाइंडिंग एनर्जी पूछिए, तो बाइंडिंग एनर्जी बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम और सी स्क्वायर। तो ये डेल्टा एम ए एम यू में दिया हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करना है हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो हम क्या करेंगे 0.03036 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 931.75 से, ये कन्वर्ट हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 28.29 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लमसम लिख सकते हैं 28.30 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। कंडीशन ऑफ सिक्युलर इक्विलिब्रियम, सिक्युलर इक्विलिब्रियम क्या होता है, जहां पर जो पेरेंट न्यूक्लियाई की रेडियो एक्टिविटी है वो डॉटर न्यूक्लियाई की रेडियो एक्टिविटी के बराबर हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं सिक्युलर इक्विलिब्रियम। तो वो कंडीशन क्या होती है, λ1n1 इक्वल्स टू λ2n2। नेक्स्ट पे आ जाइए। द मास ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव सिंपल इज 16 ग्राम, द मास लेफ्ट आफ्टर m हाफ लाइफ्स, तो फॉर्मूला लगा दो m/m0 1/2, ये हो जाएगा T/T हाफ। तो m ओवर ये कितना ग्राम है, 16 ग्राम है, ये 1/2, T कितना हो गया 5T हाफ, और ये T हाफ, तो T हाफ से T हाफ कैंसिल हो गया, तो m/16, ये कितना बन जाएगा 1/32। तो यहाँ से m की वैल्यू आ गई 1/2 आवर्स, तो 1/2 आवर्स का मतलब हो गया कितना 30 मिनट्स। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, नहीं एक मिनट, आंसर आवर्स में कहाँ से लिख रहा हूँ, 1/2 का मतलब हो गया 0.5 ग्राम, तो ये कितना हो गया 0.5 ग्राम।